નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું આપની પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસમાં। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 9 વિષય હિન્દી, જેમાં વિકાસ પરીક્ષાલક્ષી અસાઇનમેન્ટ જે આપણને પ્રથમ પરીક્ષા 2024 માટે આદર્શ પ્રશ્નપત્રો સહિત બહાર પડ્યું છે, જેમાં આજે આપણે હિન્દી વિષયમાં વિભાગ એ ગદ્ય વિભાગ, જેમાં પ્રશ્ન ક્રમાંક 9નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવશું। અગાઉ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પ્રશ્ન ક્રમાંક 1, 2, 3, 4, 5, 6 અને 7, 8નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવી ચૂક્યા છીએ। જો તમે તેના વિડીયોઝ નથી જોયા તો તેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે, તેને જરૂરથી જોઈ આવજો। સાથે સાથે વિદ્યાર્થી મિત્રો, મહત્વની વાત એ કે આપણી ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર સંપૂર્ણ અસાઇનમેન્ટનું સોલ્યુશન અવેલેબલ છે, એટલે કે ગુજરાતી, ગણિત, હિન્દી, અંગ્રેજી, વિજ્ઞાન, સમાજ, સંસ્કૃત આ બધા જ વિષયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન તમને જે છે આપણી ચેનલ પર મળી જવાનું છે। જો તમે તેના વિડીયોઝ નથી જોયા તો તેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે, તેને જરૂરથી જોઈ આવજો। આગળ વધતા પહેલાં એક વધારે ખુશખબર તમારા માટે એ છે કે તમે હવે આ વિકાસ પરીક્ષાલક્ષી અસાઇનમેન્ટ ઘરે બેઠા મંગાવી શકો છો। જી હા વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિકાસ પરીક્ષાલક્ષી અસાઇનમેન્ટ જે પ્રથમ પરીક્ષા 2024ને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવામાં આવેલું છે, તે ધોરણ 9 અને 10નું પરીક્ષાલક્ષી અસાઇનમેન્ટ તમે હવે ઘરે બેઠા મંગાવી શકો છો। આપણો વોટ્સએપ નંબર 6354827383 પર કોન્ટેક્ટ કરીને તમે કોઈ પણ એક્સ્ટ્રા ડિલિવરી ચાર્જ ચૂકવ્યા વગર આ અસાઇનમેન્ટ ઘરે બેઠા મંગાવી શકો છો, અથવા તે ઓર્ડર કરવાની લિંક નીચે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પણ આપેલી છે, જેના દ્વારા પણ તમે જે છે અસાઇનમેન્ટનો ઓર્ડર કરી શકો છો। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 4 मार्क्स प्रश्न आवशे, 2 में से कोई पण एक, एटले के 2 मांथी कोई पण एक लखवानो छे। गद्य नंबर 2, पहलो सवाल है, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? जवाब आवशे, अपने राज्य में अपराध मुक्त करने के लिए सम्राट अशोक को एक सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेसी नवयुवक का वेश धारण किया। घूमते घूमते वे ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ पहुंचे। शिशुपाल न्याय प्रेमी था। न्याय किसे कहते हैं यह दिखाने के लिए उसे अवसर की तलाश थी। सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया। हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार किया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। उसके यह साहस से और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट प्रसन्न हो गए। इस प्रकार सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज की। बीजो सवाल है, सम्राट अशोक को क्यों गदगद हो गए? तो जवाब आवशे, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का असली रूप दिखाने का अवसर दिया था। उन्होंने देखा कि शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था। हत्यारे सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रख नहीं अपनाया। उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। दंड देते समय शिशुपाल ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अपने साहसपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार से उसने सम्राट का दिल जीत लिया। तीजो सवाल है, न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? तो जवाब आवशे, सम्राट अशोक ने एक राज कर्मचारी की हत्या की थी। इस अपराध के लिए न्याय मंत्री ने उन्हें मृत्युदंड देने की घोषणा की, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट थे। शास्त्रों में राजा को ईश्वर रूप माना गया है, इसलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है। न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकवा दिया। इस प्रकार न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा की। गद्य नंबर 3, पहलो सवाल है, लेखक श्री द्विवेद जी के मन में क्यों बैठ जाता है? तो जवाब आवशे, हमारे देश के अखबारों चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचारों से भरे रहते हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे देश में कोई ईमानदार ही नहीं रह गया। लोग हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। सब अपने अपने स्वार्थों में लिप्त है। देश के हित की बातें बहुत कम हो रही है। देश और समाज की ऐसी दशा देखकर लेखक का मन बैठ जाता है। बीजो सवाल है, कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई? जवाब आवशे, एक बार लेखक सह परिवार बस यात्रा कर रहे थे। गंतव्य स्थान से लगभग 5 मील पहले एक सुनसान स्थल पर बस खराब हो गई।
कंडक्टर समझ गया कि यह बस अब आगे नहीं जा सकती। वह एक साइकिल लेकर चला गया। उस समय रात के 10 बजे थे। यात्री बस ड्राइवर पर अपना क्रोध उतारने लगे। लेखक के बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। यात्री ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय बस कंडक्टर एक खाली बस लेकर आया। यात्री उसमें सवार हो गए। कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध भी लाया था। इस तरह कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी और सज्जनता बताई। ત્રીજો સવાલ છે, ભારત વર્ષ को महामानव समृद्ध क्यों कहा गया है? तो जवाब आवश्य भारत वर्ष एक प्राचीन और विशाल देश है। सदियों से यहाँ अनेक जातियाँ और आई और यही बस गई। विदेशों से अनेक धर्मावलंबी यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए। इस प्रकार भारत आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों का मिलन भूमि है। भारतीय सभ्यता में विदेश से आई सभ्यताओं का भी प्रभाव है। यहाँ की संस्कृति में विदेशी संस्कृतियाँ घुल मिल गई है। भारतीय समाज में देशी विदेशी तरह तरह के लोग आए और समा गए हैं। इसलिए भारतवर्ष को महामानव समृद्ध कहा गया है। गद्य नंबर 5। पहला सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी, समझाइए। तो जवाब आवश्य रानी लक्ष्मीबाई हमारे इतिहास का एक अत्यंत तेजस्वी चरित्र है। स्वराज्य ही उनका अंतिम लक्ष्य है। इसके लिए वे बड़े से बड़ा बलिदान दे सकती है। स्वराज्य की नींव बनने में उनकी जीवन की सार्थकता मानती है। उन्हें राग रंग से सख्त नफरत है। उन्हें यही चिंता है कि स्वराज्य के लिए लड़ रहे उनके सैनिकों की वीरता कलंकित न हो पाए। सचमुच रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी। सवाल नंबर 2। मार्ग में हिमालय अड़ने, डरावनी लहरों के थपड़े मारने, नाविकों से सो जाने का क्या अभिप्राय है? तो जवाब आवश्य रानी लक्ष्मीबाई को अपनी प्यारी झांसी शत्रुओं के हाथ में चले जाने का दुख है। स्वराज्य की मंजिल हर बार पास आकर दूर चली जाती है। रानी स्वराज्य को पास आते हुए देखती है, पर तभी हिमालय जैसी बाधाएं उनके मार्ग में आ जाती है। जब वे इन बाधाओं को पार करती है तो मुसीबतों के महासागर सामने उमड़ जाते हैं। जब वे उन्हें पार करना चाहती है तो देखती है कि नाविक सो रहा है। ये नाविक है विलास में डूबे हुए, उनके साथी सेनापति तात्या, राव साहेब, बाबा के नवाब आदि। तीजू है, रानी लक्ष्मीबाई निराश क्यों हो गई? तो जवाब आवश्य रानी लक्ष्मीबाई के स्वराज्य पाने के प्रयत्न विफल हो रहे थे। झांसी उनके हाथ से निकल गई थी। उनके पास शक्ति थी, फिर भी वे दुर्बल थी। तात्या जैसे कुशल सेनापति के होते हुए भी सेना में थे। वे युद्ध अनुशासन नहीं था। रानी के सहयोगी विलासिता में डूबे हुए थे और साहस में शौर्य दिखाने के बदले ब्रह्मभोज के आयोजन में पड़े थे। ग्वालियर जैसा किला हाथ में होकर भी वे कुछ नहीं कर पा रही थी। शत्रु को अपना शिकार बनाने के बदले वे अविश्वासों का शिकार बन रही थी। अपने पक्ष की ऐसी स्थिति देखकर रानी लक्ष्मीबाई निराश हो गई। गद्य नंबर 6। पहला सवाल है, बच्चन जी पारिवारिक आर्थिक विपन्नता के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो जवाब है, पत्नी श्यामा के साथ हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा। आय के ठोस साधनों से वंचित थे। वे स्कूल में पढ़ाते थे, ट्यूशन करते थे, अपनी किताबों से भी कुछ पैसे मिल जाते थे, फिर भी खर्च पूरा नहीं हो पाता था। छोटे भाई शालिग्राम का वेतन बहुत कम था। बच्चन जी की बीमारी के बाद तो स्थिति और भी चिंताजनक हो गई। महंगी दवाई खरीदना मुश्किल हो गया। पिता ने घर बेचकर पुत्र का इलाज कराने की बात की। सही समय पर इलाज न मिलने पर श्यामा की मृत्यु हुई। इस प्रकार बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता का दारुण रूप इस संस्मरण में व्यक्त हुआ है। बीजो सवाल है, लेखक बीमारी में भी काम क्यों करते थे? तो जवाब आवश्य लेखक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। घर का खर्च निकालने के लिए वे स्कूल में पढ़ाते थे और ट्यूशन करते थे।
आराम करने से वे ये दोनों काम नहीं कर सकते थे। बिना आमदनी के घर कैसे चलता? छोटे भाई शालिग्राम की आमदनी भी अधिक नहीं थी। महंगी दवाई भी उनके लिए सिरदर्द थी। इसलिए मजबूरी में बच्चन जी बीमारी में भी काम करते थे। तीजो सवाल है, लेखक की बीमारी सुनकर श्यामा कांपकर तुरंत क्यों संभल गई? तो जवाब आवश्य डॉक्टर मुखर्जी ने बच्चन जी को तपोदिक यानी कि क्षय की बीमारी बताई थी। पत्नी श्यामा ने सुना तो वे कांप उठे। उन्होंने पल भर के में अनुभव कर लिया कि उनका कांपना बच्चन जी सहन नहीं कर पाएंगे। पति की संवेदनशीलता से वे भली भांति परिचित थी। वे उन्हें अपनी चिंता से अवगत नहीं करना चाहती थी। इसलिए वे तुरंत संभल गई। गद्य नंबर 8। पहला सवाल है, प्रकाश, बादल तथा हवा के कारण गुलमर्ग दर्शन में आए रोमांच का वर्णन कीजिए। तो जवाब आवश्य गुलमर्ग प्रकृति की क्रीड़ा स्थली है। बर्फ से ढके पहाड़ों पर सूर्य का प्रकाश सुनहली आभा प्रकट करता है। आकाश से बरसते बर्फ के पारदर्शक कण प्रकाश में उज्जवल हो उठता है। बादलों के समूह आकाश में ऐसे विचरते हैं जैसे नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटक रहे हो। सुहावनी लगाने वाली हवा एकाएक तूफान का रूप ले लेती है। तेज हवा के साथ बरसाती घटाएं तेजी से आगे बढ़ती है। बीच बीच में बिजली भी कौंधने लगती है। इस प्रकार प्रकाश, बादल और हवा के कारण गुलमर्ग एक अनोखे रोमांच से भर जाता है। आगे बढ़िए। बीजो सवाल है, लेखक ऐसा क्यों कहते हैं कि गुलमर्ग को कभी पूरा नहीं देखा जा सकता? तो जवाब आवश्य गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बहुत गहरी हो जाती है। यहाँ तक कि व्यक्ति अपने आप को वहाँ के सपाट मैदान का एक हिस्सा समझने लगता है। वहाँ के जिस परिसर में व्यक्ति रहता है वह उसके भीतर समा जाता है। आत्मीयता का कोई और छोर नहीं होता। इसलिए लेखक को लगता है कि गुलमर्ग को भी कभी पूरा देखा नहीं जा सकता। આગળનો પ્રશ્ન છે, दिन में गुलमर्ग की शोभा कैसी दिखाई देती है? तो जवाब आवश्य दिल में गुलमर्ग का हरा भरा रूप आंखों को मुग्ध कर देता है। धरती से लेकर आकाश तक हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। हरी घास के बीच तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। वातावरण में नई नई कौपलें फूट आती है। सैलानी घुड़सवारी का आनंद लेते नजर आते हैं। हर क्षण नए अनुभव और रोमांच की सृष्टि होती है। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप समूह तैरते दिखाई देते हैं। पगडंडियां भेड़ बकरियां के रेवड़ों से ढक जाती है। इस तरह दिन में गुलमर्ग की शोभा देखने लायक होती है। गद्य नंबर 9। पहला सवाल से, प्रियोदा की टोली कौन कौन से सेवा कार्य करती है? जवाब आवश्य प्रियोदा की टोली सेवाभावी लड़कों का दल है। यह टोली हर रविवार को सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलती है। इसके लिए उसे कस्बे के मोहल्लों में जाना पड़ता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ता है तो प्रियोदा की यह टोली उसके घर पहुंच जाती है। टोली के सदस्य रोगी के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने तक उसकी सेवा करते हैं। हैजा जैसी बीमारियों में यह टोली लोगों के लिए वरदान बन जाती है। इस प्रकार प्रियोदा की टोली कई तरह से सेवा कार्य करती है। આગળનો સવાલ છે, इब्राहिम ने किस बात के लिए माफ़ी मांगी? जवाब आवश्य प्रियोदा के दल का नियम था कि कोई सदस्य मुंह से किसी प्रकार का अपशब्द या गाली नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने सब डिप्टी साहब के अर्दली के लिए साला शब्द बोला था। इस तरह उसने दल के नियम को तोड़ा था। प्रियोदा को हॉल्ट कहने पर भी उसने अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए अपनी गलती के लिए उसने माफ़ी मांगी। पछीनो सवाल है तीजो, अपशब्द न बोलने के बारे में क्लब का क्या नियम था? तो जवाब आवश्य प्रियोदा वाणी के शिष्टाचार को महत्व देता था, इसलिए उसने यह नियम बनाया था कि दल का कोई सदस्य किसी प्रकार का अपशब्द या गाली अपने मुंह से नहीं निकालेगा। अपशब्द या गाली देने पर हॉल्ट बोलकर उसे चेतावनी दी जाती थी।
10 से अधिक बार अपशब्द या गाली मुंह से निकालने पर क्लब के सदस्य उसका साथ छोड़ देते थे। इस प्रकार अपशब्द न बोलने के बारे में क्लब का कठोर नियम था। तो बस विद्यार्थी मित्रों, आजना विडियो में एटલું જ। આજે આપણે ભણ્યા પ્રશ્ન ક્રમાંક 9। અહીં આપણે સેક્શન એ ને પૂર્ણ વિરામ આપીએ છીએ। મળીશું આવતા વિડીયોમાં, જેમાં આપણે સેક્શન બી નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન લઈને હાજર થશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, તમારા મિત્રોમાં શેર કરો અને ચેનલમાં નવા હો તો સબસ્ક્રાઈબ કરો।